निखिल सर, आज के टाइम में आपने देखा होगा क्रिंज कंटेंट बहुत बन रहा है। तो बिजनेसेस को क्या फॉलो करना चाहिए, इंटेलेक्चुअल कंटेंट ज्यादा या क्रिंज कंटेंट? हम ये टारगेट करेंगे कि हमें सबसे पहले अप्रोच किसको करना है। हर फील्ड में पहले ये आपको ऑडियंस का आपको पता होना चाहिए कि आपको किसको अप्रोच करना है। और हर कोई आज के टाइम में समझना चाहता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एल्गोरिथम किस तरीके से काम करती है, इनका मैकेनिज्म क्या होता है। अगर आपको ट्रेंड्स चाहिए तो आप सबसे पहले बी रियलिस्टिक रहो, लोगों को फॉलो मत करो, अपना बनाओ। अगर आपका अच्छा कंटेंट है तो इजीली फॉलो अप होगा उसके लिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग के कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स बताओ, क्या चल रहे हैं आजकल। देखिए, इमर्जिंग ट्रेंड्स आज के टाइम में से विजुअलाइजेशन हैं, जितना दिखोगे वही है। अगर किसी के कंटेंट पे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर, तो उसको किस तरीके से टैकल करें? क्या वो डिलीट कर दें हम या रहने दें? सबसे पहले नेगेटिव कमेंट तो यही होते हैं कि जिनको कोई प्रोडक्ट है बस उसके अगेंस्ट में लिखना होता है। उनको उस प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, ए टू जेड कुछ भी नहीं पता, बट उनके अगेंस्ट उनको लिखना होता है। जो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी छोटा बिजनेसमैन है, छोटा व्यापारी है, वो सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस किस तरीके से बढ़ा सकता है और बना सकता है। देखो, आज के टाइम में डिजिटल फुटप्रिंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सभी के लिए। आप चाहे फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, यूट्यूब पर हो, अगर आप सोशल मीडिया पर काम कर रहे हो और अपनी प्रेजेंस बना रहे हो, लगातार अपना कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, तो बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आते हैं। बहुत जल्दी लोग आपको अप्रोच करने लगते हैं, आपके प्रोडक्ट को लोग देखने लगते हैं, आपको इंक्वायरीज आने लगती हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्वायरीज आती हैं और बहुत ही ऑर्गेनिक होती हैं। जो इंक्वायरीज आप खरीदते हो उस पर तो बहुत हैवी कंपटीशन होता है। मान लीजिए आप किसी भी XYZ पोर्टल से कुछ लीड्स अगर खरीद रहे हो, तो उस पर तो ये मान के चलो 10 लोग और 20 लोग और कॉल करेंगे, लेकिन जो सोशल मीडिया के थ्रू इंक्वायरी आएगी वो बिल्कुल ही रॉ होगी और ऑर्गेनिक होगी। तो किसी भी छोटे MSME को या छोटे मैन्युफैक्चरर को या किसी एक्सपोर्टर को या इंपोर्टर को अपनी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे कैसे बनानी है, उसको मेंटेन कैसे रखना है, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है और उसको ग्रो कैसे करना है, अगर आप ये समझना चाहते हो तो ये कंप्लीट पॉडकास्ट आपके लिए। क्योंकि आज हमारे साथ एक्जिम ग्लोबल ट्रेडर के फाउंडर मिस्टर निखिल अवस्थी। नमस्कार सर, राधे राधे। हेलो, कैसे हो आप? बस बढ़िया। निखिल सर, सबसे पहले मैं पूछूंगा कि एक्जिम ग्लोबल ट्रेडर के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई सोशल मीडिया पर ग्रो करने के लिए? ये बेसिकली मैं आपको वही बताऊंगा कि आज के टाइम पे अगर आपको सक्सेसफुल भी होना है या फिर आपको इंडियन या इंटरनेशनल मार्केट प्रेजेंस बनानी है, तो सोशल मीडिया आपके लिए एक बिगेस्ट वेपन भी है आपके लिए, और बिगेस्ट एसेट भी है जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं इसको। और क्योंकि ये बेसिकली आप देख सकते हैं आज के टाइम में 8 या 9 साल के बच्चे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और 85 to 90 पर एज के लोग भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक बहुत बड़ी ग्रुप आ जाती है, एज आ जाती है, और आप इजीली अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं इसके लिए। जब हमने स्टार्टिंग किया था तो हमारे जो मार्केटिंग टीम थी, बेसिकली हमने उस तरीके से एक बजट बनाया था, क्योंकि हर एक कंपनी बजट बनाती है। तो हमने डिसाइड किया था कि हम 4 मार्केटिंग जैसे पर्सन इन्वॉल्व करेंगे इसके अंदर और फिर करेंगे। लेकिन फिर हमने जब फर्स्ट टाइम इसको करा तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी हमें उस हिसाब से रिटर्न्स नहीं मिले। फिर हमने क्या किया, हमने मूव ऑन हुए सोशल मीडिया पे, हमने उसके लिए बजट बनाया। फिर हमने एक बंदे, जैसे हम 4 बंदे हायर करते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, हम उनको अप्रॉक्स 30,000 अगर पे भी कर रहे हैं, तो 4 बंदों के लिए हमारे पास सबका बजट मिला के अराउंड 2 लाख के आसपास होता है। वहीं अगर मैं एक बंदा हायर करता हूँ, उसको 45,000 सैलरी देता हूँ और मैं आपका 1 लाख रुपए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे उससे ट्रिपल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट है हमारा कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया जॉब्स भी बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ रही हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो आपकी रीच है, जो आपकी लीड्स है, जिससे आपका लीड जनरेशन है, रेवेन्यू जनरेशन है, वो सोशल मीडिया से ज्यादा है आपका। क्योंकि लोग एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स पे स्पेंड करते हैं आपका सोशल मीडिया पे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अच्छे सोशल मीडिया, अच्छा आपके पास एक सोशल मीडिया मैनेजर है आपके पास, उसको SEO SMO की कंप्लीट नॉलेज है, उसको पता है कि सोशल मीडिया को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे एड्स को यूटिलाइज करना है उसके लिए, तो इज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कि आप उस पर इन्वेस्ट कीजिए। इंस्टेड ऑफ 4 एग्जीक्यूटिव हायर कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, आप एक प्रॉपर चैनल के थ्रू राउट कीजिए, माइंडसेट कीजिए कि मुझे सोशल मीडिया पे ही जाना है। 90% आजकल बिजनेस सोशल मीडिया पे ही हो रहा है। तो बेस्ट तो वही है, हमने स्ट्रेटेजी ये डिसाइड करी थी कि हमें एक प्रॉपर प्रोफेशनल बंदा हायर करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सके, जितना ज्यादा हम लीड्स ले सकें, जितना ज्यादा
ऑडियंस जनरेट कर सके, नॉट फॉर इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी थी इस हिसाब से। तो कुछ कॉमन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बताएं जो हमारे बिजनेसमैन व्यापारी भाई यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि अगर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो मैं कहूंगा जो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते हैं वो लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आपको अपना बिजनेस एक्सप्लोर करने के लिए इतनी मार्केट अवेलेबल है, प्लस प्रोफेशनल्स अवेलेबल है, क्योंकि लिंक्डइन 90% प्रोफेशनल्स लोग यूज करते हैं। लिंक्डइन के प्रीमियम प्लान्स हैं, बिजनेस प्लान्स है। आप जाइए लिंक्डइन पे, अपनी बिजनेस प्रोफाइल्स बनाइए, अपनी डिटेल्स करिए, अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लिंक्स कीजिए, वेबसाइट लिंक्स कीजिए, जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है उसको वहां पे मूव ऑन कीजिए, प्रोफेशनल से डील कीजिए। लिंक्डइन पे आपका 99% प्रोफेशनल्स आएंगे, उसमें स्कैम्स नहीं होते हैं। 1% 2% तो हर जगह होते हैं, बट वहां पे आपको प्रोफेशनल लेवल्स के लोग मिलेंगे और आप इजीली वहां पे डील कर सकते हैं। सेकंड आपका आता है इंस्टाग्राम। जैसा मैंने कहा, इंस्टाग्राम पे आपको हर टाइप के एज ग्रुप मिलेंगे, वहां पे आप टारगेट कर सकते हैं इजीली। आजकल तो आप इन्फ्लुएंसर्स की तो भीड़ लग चुकी है हमारे यहाँ। आप किसी इन्फ्लुएंसर को अप्रोच कीजिए जिसके ऑलरेडी अच्छी ऑडियंस है, जो आप टारगेट करना चाहते हैं, उनको उनसे प्रमोशन कराइए आप अपना। और जो ऑलरेडी उस फील्ड के हैं, आप उस फील्ड के साथ उनके साथ कोलैबोरेशन करके आप वीडियोस बनाइए आप अपनी, ताकि आपकी मार्केट प्रेजेंस अपनी फील्ड में इंक्रीज हो सबसे ज्यादा। फिर थर्ड आता है फेसबुक को। मैं इतना अभी नहीं कहूंगा क्योंकि उसका है तो मेटा का प्रोडक्ट ही, बट अभी उतना वो फ्लो में नहीं है जितना आप इंस्टाग्राम को और इसको लिंक्डइन को प्रमोट कर सकते हैं। देन कम टू यूट्यूब। अगर आप कंटेंट है आपके पास तो आप यूट्यूब में जाइए। अगर आपका कंटेंट उतना नहीं है कि आप अपने आप को उतना नहीं आप कर पा रहे हैं कि हाँ भाई मैं अपना प्रेजेंटेशन, वीडियो प्रेजेंटेशन अच्छी दे सकूं, क्योंकि यूट्यूब पे का मतलब है कि आपको रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी अपनी। आपका अगर प्रोडक्ट में रेगुलरिटी आप बना सकते हैं तो यूट्यूब में आप कंटिन्यू कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। वरना बेस्ट है आप इंस्टाग्राम पे जाइए, लिंक्डइन पे जाइए, और जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आप एड्स रन कीजिए, कोलैबोरेशंस कीजिए। इजिली आप अपनी मार्केट प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड बना सकते हैं। उसके लिए एक क्वेश्चन आता है, हम लोग भी कहते रहते हैं हमारे क्लाइंट से, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है। देखिए, सोशल मीडिया पे कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी इसलिए जरूरी है। फर्स्ट थिंग है कंपटीशन। अगर आप कोई चीज कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं कि आपके व्यूज अच्छे आ रहे हैं, आपकी रीच अच्छी है, तो वो लोग भी वही काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आज के टाइम पे ऑडियंस तो रिसर्च कर ही रही है कि अगर आपको, मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा हूँ, आपके किसी पे 15 लाख व्यूज, 20 लाख व्यूज आ रहे हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं देता हूँ यार इस बंदे के 15 लाख व्यूज आ रहे हैं तो मैं भी पॉडकास्ट एक शुरू कर देता हूँ। लेकिन आपकी तो फेस वैल्यू बनी हुई है ना, लोग आपकी फेस वैल्यू से आते हैं। मेरी एक वैल्यू बनी हुई है मार्केट में, लोग मेरे कंटेंट को आते हैं। बट अगर आप रेगुलर कंसिस्टेंट नहीं है, आप एक हफ्ते तक नहीं दिखते सोशल मीडिया पे, या आपका कोई कंटेंट एक हफ्ते तक नहीं आता है, लेकिन जो बंदा आपके कंपटीशन में है वो अगर रेगुलर कंटेंट डाले जा रहा है, किसी भी लेवल पे डाल रहा है, बड़े छोटे लेवल पे डाल रहा है, उसकी फेस वैल्यू आ रही है, उसकी आ रही है, तो एटलीस्ट आपके थोड़ा ऑडियंस तो वहां डाइवर्ट होगी ना। ऑब्वियस है। तो इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी बनना, मार्केट में बने रहना। इसलिए बहुत जरूरी है कि लोगों को एक जो लॉयल्टी होती है वो आप दिखा सके कि अभी मार्केट प्रेजेंस है हमारी और अच्छी प्रेजेंस है, तो आप मूव ऑन मत होइए उनसे। उसके लिए उनको ऑप्शन ही मत दीजिए कि आप कंपटीशन का, इसके लिए आप निखिल सर, आजकल के जो बिजनेसेस हैं वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। देखिए, इन्फ्लुएंसर आज के टाइम में बहुत ज्यादा मार्केट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टेड कर रहे हैं। कि सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है इन्फ्लुएंसर्स को खुद, कि हम कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हमारी इनकम जनरेशन हो रही है। 90% इन्फ्लुएंसर तो सिर्फ इसीलिए सोशल मीडिया पे आते हैं कि उनको ब्रांड्स मिले, इजीली बात है। तो आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि जो अच्छे इन्फ्लुएंसर, जिनकी अच्छी फॉलोअर्स हैं, जैसे 1 लाख 2 लाख इवन 5 लाख हैं, वो सीधा बैटिंग ऐप प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, आपके गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको ही पता है, उन वालों को, कि भाई हमारी जो ऑडियंस है वो क्या कहते हैं 15 साल से 25-30 साल के लोग हैं, उनको इजी बनी चाहिए, तो हम ये चीज प्रमोट करते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप अपनी ऑडियंस ढूंढिए, कि आप देखिए कौन सा इन्फ्लुएंसर है, उसकी ऑडियंस क्या है। अगर मेरे को यूपी में किसी को टारगेट करना है तो मैं यूपी का बंदा ढूंढूंगा कि हाँ भाई उसकी ऑडियंस यूपी में कितनी है। अगर मुझे कोई साउथ इंडिया का बंदा ढूंढना है तो मैं कोई साउथ इंडिया इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट करूंगा, मैं उसको ऑफर करूंगा कि भाई ये मेरा बिजनेस है, आप मेरे साथ कोलैब कीजिए, मैं जो सो अमाउंट है वो आपको पे करूंगा। तो इससे ये क्या होगा कि उनकी तो ऑलरेडी एक ऑडियंस है, उनकी ऑडियंस आपको मिल रही है। सबसे बड़ी बात है, उनकी अगर मैं कहता हूँ 50,000 की ऑडियंस है, 50,000 ना भी है,
5,000 लोग तो आएंगे आपके पास, 5,000 भी ना है 500 तो आएंगे। तो अगर आपके पास 500 ऑडियंस आ रहे हैं, 500 लीड्स जनरेट हो रही हैं आपको, उसमें से 1% या 2% बिजनेस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, तो दैट्स अ लॉन्ग टर्म ना, कि आप ऑल इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट इन्फ्लुएंस का कोलैब करके उनकी ऑडियंस अपने पास ला रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ आप इन्वेस्ट करके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जाओ, तो जो ऑलरेडी उस फील्ड में स्टैब्लिश है, ऑब्वियस है, उसी स्टैब्लिश बंदे से आप कांटेक्ट करके जाइए जी। तो जितने इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मेन इनका काम क्या होता है कि अपने आप को अच्छा प्रमोट करके ब्रांड्स लेना, ताकि इनको एक रील बनाने में मुश्किल 10-15 मिनट लगते हैं नहीं या फिर मैं कहता हूँ 10-15 मिनट रील बना दी, आपका 2 दिन इन्वेस्ट कर लिए इन्होंने, 3 दिन इन्वेस्ट करके, अगर 3 दिन इन्वेस्ट करके इनको अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है, तो फिर इनको भी वो कोई प्रॉब्लम, इनको तो अमाउंट से मतलब है एंड ऑफ द डे। मैं तो कुछ इन्फ्लुएंसर जानता हूँ जो एक रील के 5-5, 6-6 लाख, 10-10 लाख रुपए भी लेते हैं। हाँ, मैं वही कहता हूँ कि उन्होंने एटलीस्ट उन्होंने अपनी ऑडियंस बनाई तो है, तभी तो हम उनको अप्रोच करेंगे। कोई यहाँ पे आज का टाइम है, मार्केट में जाते हो आपको 1,000 रुपए की भी चीज मिलती है, वही अगर आप अच्छी मार्केट में जाते हो 1 लाख की भी चीज मिलती है आपको। वो इन्फ्लुएंसर्स के साथ है कि जिसके 5-6 हजार है वो आपसे 5-6 लाख डिमांड करेगा ही नहीं, और जिसके ऑलरेडी मिलियंस में है, 10 मिलियन 12 मिलियन, वो ऑब्वियसली 50-60 हजार में काम नहीं करेगा। तो आपको भी अपना बजट देखना है, अपनी ऑडियंस देखनी है, टारगेट ऑडियंस देखनी है, उस हिसाब से आपको इन्फ्लुएंसर्स को भी टारगेट करना है अपने बिजनेस पर्पस के लिए। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं 4 मार्केटिंग एजेंट हायर करता हूँ, सबको 40-40 हजार सैलरी देता हूँ, डिफरेंट लोकेशंस पे उनको भेजता हूँ कि मेरे लिए लीड्स आप लाइए, मेरे लिए बिजनेस लाइए, रेवेन्यू जनरेट, एंड ऑफ द डे हमें रेवेन्यू जनरेट करना है। इंस्टेड ऑफ मैं एक प्रॉपर स्पेशलाइज्ड बंदा हायर करता हूँ सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म के लिए, उसको मैं देता हूँ अच्छे पैसे कि हाँ भाई 2 मार्केटिंग एजेंट के पैसे मैं अकेले दे रहा हूँ, मतलब 60-70 हजार नॉर्मल जो भी मार्केट रेट है मैं उसको दे रहा हूँ, और मैं उसको टारगेट देता हूँ कि भाई मुझे ऑल इंडिया ऑल द वर्ल्ड में रीच चाहिए। अब तेरा काम है कि जो जो ट्रेंड्स चल रहे हैं मार्केट के, उसको तो कैसे मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व करता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आज के टाइम पे लोग डेली बेसिस पे देख रहे हैं, उसको आप मेरे बिजनेस का कैसे इन्वॉल्व करते हो। उसके लिए जो यूटिलिटी चीजें हैं जो बंदा डेली देखता ही देखता है, उसके लिए आपने देखा होगा हर वेबसाइट आज के टाइम में, दुनिया की वेबसाइट, इंडिया की नहीं, एडवर्ड्स शुरू हो गए हैं, मेटा एड्स शुरू हो गए हैं, इंस्टाग्राम से एड शुरू हो गए हैं। आप उसमें, मैं हूं बिजनेस, मुझे नहीं पता, मुझे सोशल मीडिया की नॉलेज नहीं है, मैं वो बंदा हायर कर रहा हूं जो मुझे रिपोर्ट लाके देगा कि सर आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, आपके 10 जगह पे इन जगहों पे एड्स चलेंगे, और एड्स वो लोग, ये ऑडियंस आपकी एड्स देखेगी जो मुझे रिक्वायरमेंट है। अब मैं उसको क्या कहूंगा कि चलो ठीक है, मेरा 1 लाख का बजट है, मैं आपको 1 लाख दे रहा हूँ, लेकिन मुझे उस हिसाब से रेवेन्यू भी चाहिए, उस हिसाब से लीड्स भी चाहिए जी। यार मैं अगर 5 लाख रुपए का अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ 5 साल के लिए, तो मैं एक टारगेट सेट करके रखूंगा ना, ये 5 साल में रिटर्न भी तो आना चाहिए ना। सही बात है, सही बात है। तो मैं उस बंदे को उस चीज के लिए उसको ट्रेंड करवाऊंगा कि भाई आपका ये टारगेट है, आप मुझे इंडियन मार्केट को पहले दो, यूरोपियन मार्केट दो, धीरे धीरे दो, ताकि लोग मेरी तरफ आए। तो सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट, कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर वो आपको धीरे धीरे कैसे रिटर्न देता है। उसके लिए लेकिन स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी है। हर कोई आप नहीं बिठा सकते किसी को, एक सेल्स या मार्केटिंग वाले बंदे को सोशल मीडिया मैनेजर नहीं बना सकते हो, वही सोशल मीडिया मैनेजर को फील्ड पे आप नहीं भेज सकते हो कि मेरे लिए फील्ड से करे। जो जिस फील्ड के स्पेशलिस्ट है, जिस फील्ड का एक्सपर्ट है जी, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसी को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आप उसके लिए सोशल मीडिया पर सर विजुअल कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास पहले क्या था, ई कॉमर्स था। ई कॉमर्स में हमारे पास अमेजोन था, फ्लिपकार्ट था, 5-6 और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म थे। उसमें वो सिर्फ फोटोज दिखाते थे आपको, कि कोई बैग की फोटो दिखा दी आपको, कोई टॉयज की दिखा दी, इवन वॉच की दिखा दी, तो आप सिर्फ इमेजिन कर सकते थे कि ये मेरे रूम में कितना बड़ा लगेगा। मेरे हाथ में घड़ी पहन रहा हूँ तो 44 mm कितनी है, 46 mm कितनी है। कोई बैग है तो वो मेरे लिए किस टाइप का बैग है, पाउच बैग है या फिर नॉर्मल कैरी बैग है, कैसा बैग है, हम सिर्फ विजुअलाइज करते थे। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया आ गया, इन्फ्लुएंसर्स आ गए, तो ये आपको चीजें दिखाते हैं आपको बेसिकली, कि आप उस हिसाब से ना माइंडसेट कर सकते हैं ब्रांड के हिसाब से भी, कि आपको कहाँ पे जाना है। अगर मुझे कोई बैग प्रमोट करना है तो पहले मैं उसकी फोटोज डालूं, तो फोटोज से बंदा इतना अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसको देखना है कि यार ये एक्चुअल कितना दिखता है दिखने में। तो वही चीज होती है कि सोशल मीडिया पे अगर आपका अच्छा कंटेंट है, अगर आप अच्छा विजुअलाइज कर रहे हो,
उसको प्रॉपर डेमो देके दिखा रहे हो वीडियो का, तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि बंदे का माइंड सेट हो जाता है कि जो चीज मैं खरीद रहा हूँ वो इस पर्पस के लिए है और इस पर्पस के लिए काम आएगी और मुझे इतना इसमें इन्वेस्ट करना है। तो बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन तो आज के टाइम पे नेसेसिटी बन चुका है इन सब चीजों के लिए। निखिल सर, एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पे क्या इफेक्टिव प्रैक्टिसेस हैं? देखिए, एंगेजमेंट को मैं ये कहूंगा, एंगेजमेंट का सिंपल जो लेमैन टर्म्स में कहूंगा, कितने लोग आपके प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं और कितने लोग आपसे इंक्वायरीज कर रहे हैं, कितनी लीड जनरेशन हो रही है, उसमें से आप कितना रेवेन्यू निकाल सकते हैं। अगेन वही बात है, स्पेशलाइजेशन वाली बात आ जाती है। एंगेजमेंट्स मुझे कहाँ पे, सबसे पहली बात तो मुझे टारगेट ऑडियंस कहाँ रखनी है, एंगेजमेंट में किससे निकालूंगा। अगर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हूँ तो मेरी ऑडियंस या तो मैन्युफैक्चरर्स हैं, या फिर वो लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में, या वो लोग हैं जो ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी फील्ड के बंदे जो हैं उन्हीं के पास जाऊंगा। मैं थोड़ी यार किसी ऐसे बंदे के पास जाऊंगा जिसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना ही नहीं है, वो उसका अपना बिजनेस है, ठीक है, मैं उसको अप्रोच कर सकता हूँ, बट मुझे पता है कि मैं अप्रोच करूंगा बट वो मना ही करेगा मुझे उसके लिए। तो मैं अपनी एक ऑडियंस आइडेंटिफाई करूंगा कि भाई ये मेरी ऑडियंस है। मेरी ऑडियंस स्टूडेंट्स भी हो सकती है, मेरी ऑडियंस वर्किंग क्लास भी हो सकती है, मेरी ऑडियंस जो ऑलरेडी बिजनेस में है वो भी हो सकती है, मेरी ऑडियंस रिटायर्ड पर्सन्स भी हो सकती है क्योंकि वो घर पे खाली बैठे हैं लेकिन उनके पास उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है और पैसा कमाना है इजिली, उनको अप्रोच करूंगा इजिली। तो सबसे पहले तो हम ये टारगेट करेंगे कि हमें सबसे पहले अप्रोच किसको करना है। हर फील्ड में सबसे ये आपको ऑडियंस का आपको पता होना चाहिए कि आपको किसको अप्रोच करना है। अब मैं उस बंदे को अप्रोच तो नहीं करूंगा जो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा, ऑब्वियस है। मैं उस बंदे को तो अप्रोच ही नहीं करूंगा जो अपनी जॉब में खुश है कि हाँ भाई मैं 9 to 5 में खुश हूँ, मुझे एक्सेस कुछ नहीं चाहिए, मैं उसका अप्रोच ही नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि यार मैं उसका अप्रोच भी करूंगा, उसका माइंडसेट ऐसा है, वो नहीं आएगा, वो आपसे चलो आएगा एक दो पूछ पाछ के चला जाएगा। बट सबसे बड़ी बात वही है ना कि मैं स्पेशलिस्ट बंदा बैठा रहा हूँ अपने पास, मैं उससे डिस्कशंस कर रहा हूँ कि हाँ मैनेजर है सोशल मीडिया, अपने काम का जो स्पेशलिस्ट है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई ये काम है आपका, आपको मुझे ये टारगेट ऑडियंस दी है, तो उसको वही सर्वे करेगा ना सबसे पहले। सही बात है। वो आपके पास आज तो सबसे बड़ी आज के टाइम पे एआई की सबसे बड़ी है कि टूल्स ही आपको बता देते हैं कि आपको किस रीजन में कितने लोग देख रहे हैं, कितने मैन देख रहे हैं, कितने वुमेन देख रहे हैं, कितनी एज के, डेमोग्राफिक सारा बता देते हैं। हाँ जी। आप इंस्टाग्राम प्रोफेशनल देख लो, वो A to Z आपको बता देंगे। YT स्टूडियो यूट्यूब का है, वो आप देख लो, वो आपको सब कुछ बता देंगे। लिंक्डइन पे आप प्रोफेशनल पेड लेते हो, A to Z आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, आज से 15-20 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। 15-20 साल पहले क्या, मैं तो कहता हूँ 2 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि इतना आप ट्रैक कर पाएंगे डेटा को। लेकिन वो ये ना कि आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा इसके लिए। अगर आप इन्वॉल्वमेंट हो, मैंने कहा ना ये इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न पे फोकस मत कीजिए, अपने जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, रिटर्न अपने आप आएगा इसके बाद आपका। अगर किसी के कंटेंट पे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर, तो उसको किस तरीके से टैकल करें? क्या वो डिलीट कर दें हम या रहने दें? नहीं, बिल्कुल डिलीट तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने डिलीट कर दिया, जिसे नेगेटिव कमेंट है वो और करेगा फिर आपके पास आके। सीधी सी बात है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनका माइंडसेट ही होता है कि यार हमें नेगेटिव करना है तो इससे कुछ और अच्छा हो जाए। मैं आपको बता दूं, जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो लोग हम पे नेगेटिव कमेंट बहुत करते थे कि ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। तो हमने एक लोगों को अप्रोच किया, जब हम तो नए थे, हमने कहा यार अप्रोच करते हैं। कहते हैं यार हमारा तो काम ही है नेगेटिव कमेंट करना। हमने कहा आपने कभी यूज करा है इसको? कह रहे नहीं, सर्विसेज कभी उन्होंने पता ही नहीं, A to ABC भी नहीं पता। लेकिन 3 तरह के नेगेटिव कमेंट होते हैं जो हमने पिछले 1.5-2 साल से हमने स्टडी करी है। सबसे पहले नेगेटिव कमेंट तो यही होते हैं कि जिनको कोई प्रोडक्ट है बस उसके अगेंस्ट में लिखना होता है, उनको उस प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, A to Z कुछ भी नहीं पता, बट उनके अगेंस्ट उनको लिखना होता है। जो वो सोशलाइज देखते हैं चीजें, आमने सामने देखते हैं। सेकंड लोग वो होते हैं जिनको 50-50 नॉलेज होती है और जो उस चीज को यूज नहीं करते, बट उनको 50-50 नॉलेज है कि उनको नॉलेज है, आधी नॉलेज है, तो उसी आधी नॉलेज के बेस पे ही कमेंट लिखना शुरू कर देते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता आपका। हाँ, जो उनके डाउट्स होते हैं वो डाउट्स को मेंशन करते हैं सबसे पहले। और थर्ड लोग वो होते हैं जो एक्चुअल में आपकी सर्विसेज यूज करते हैं और उसमें वो कमियां कुछ निकालते हैं उसके लिए। तो वो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस कैटेगरी में आ रहा है। अगर कोई थर्ड कैटेगरी में आ रहा है कि उन्होंने सर्विसेज आपकी यूज कर रखी हैं, डेफिनेटली आप उसको सॉर्ट आउट कीजिए। जो सेकंड कैटेगरी में आ रहा है जिसके डाउट्स में है, वो उसमें अपनी नेगेटिविटी निकाल रहा है, तो आप
उसको कह सकते हो कि भाई आके आप एटलीस्ट हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दो कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। एग्जैक्टली। और जो थर्ड लोग हैं जिनका काम ही है तो उनको इग्नोर ही कीजिए। हाँ। मैं सीरियसली कहूंगा उनको इग्नोर कीजिए। फर्स्ट और सेकंड वाले पे ज्यादा फोकस कीजिए नेगेटिविटी, क्योंकि यही आपके बिजनेस को आगे लेके जाएंगी इसके लिए। नहीं, ऐसा होता है। मैं मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस यही है कि हमारे जो जीएमबी प्रोफाइल है उस पर पहला जो कमेंट आया था वो नेगेटिव ही आया था। हाँ कि किसी लेडी ने हमें 1 स्टार रेटिंग दे दी, और ना मैं जानता हूँ ना मेरी टीम में उनको कोई जानता, कोई उनको जानता ही नहीं है, और उन्होंने हमारी कभी सर्विसेज भी अवेल नहीं करी। बस उन्होंने उठाया, रिव्यू डाल दिया, और फिर उन्होंने अपने हस्बैंड के अकाउंट से भी डाल दिए, 2 रिव्यू डाल दिए। वो 2 नेगेटिव रिव्यू ही आज तक हमारे अकाउंट में पड़े हुए हैं। नहीं, वही तो कह रहा हूँ कि आपको खुद पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको 3 तरह का नेगेटिव लोग बताए, तो फर्स्ट को तो आप अवॉइड कीजिए। सेकंड और थर्ड है उस पर देखिए कि इन्होंने हमारे पे किस नेगेटिव, क्योंकि जो बंदा नेगेटिव कमेंट करेगा वो एटलीस्ट 3-4 लाइनें तो लिखेगा कि नेगेटिव कमेंट क्यों करेगा। जिसने सर्विसेज यूज की हैं, आप अमेजोन फ्लिपकार्ट को ले लीजिए, सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। वह रिव्यूज के लिए इन्होंने अलग से खुद का सेक्शन बनाया हुआ है। तो कोई भी प्रोडक्ट बंदा पढ़ता है तो रिव्यूज पे देखता है, उसमें नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन जिसको लेना है प्रोडक्ट वो तो लेगा ही, ऑब्वियस है। तो वही बात है, एटलीस्ट आपका माइंडसेट बना हुआ प्रोडक्ट लेने का। तो पॉजिटिव रिव्यूज और नेगेटिव रिव्यूज आपको थोड़ा सा बैकफुट पे करते हैं, लेकिन नेसेसिटी है तो आप लोग ही लोग, इजीली बात है। तो वही है आपके ऊपर भी। अगर कोई नेगेटिव है तो, अगर आपने देखा होगा नेगेटिव कमेंट होता है तो अमेजोन फ्लिपकार्ट उसका आंसर भी नीचे लिख के देते हैं कि आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, या सर्विस प्रोवाइडर जिसने आपको सर्विसेज से कांटेक्ट नंबर ये आप उसको कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी वो सर्विसेज यूज कर रहे हैं उसकी। तो ये फ्लिपकार्ट अमेजोन का काम है उनको सर्विसेज देना लॉन्ग टर्म के लिए। तो वही, अगर जिसने आज तक यूज ही नहीं करा वो कमेंट कर रहा है तो फिर आप उसको तो इग्नोर ही कीजिए, आप कुछ कर ही नहीं सकते उसके लिए। सोशल मीडिया लिसनिंग क्या होता है एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सोशल मीडिया इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ नाउ। क्योंकि सोशल मीडिया लिसनिंग इसलिए है क्योंकि जितने भी नए ट्रेंड्स हैं, जितने भी नए प्रोडक्ट्स हैं, इवन आज के टाइम पे ए ग्रेड से लेकर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके, इवन जो हाई ग्रेड मोबाइल्स हो गए, हाई ग्रेड कार्स हो गई आपकी, और जितना भी आपका हाई ग्रेड मटेरियल्स है वो सबसे पहले सोशल मीडिया पे ही आता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से ही प्रमोट किया जाता है सबसे पहले उसको। तो ये विजुअलाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लोग एटलीस्ट, मैंने बताया ना आपको कि जब तक आप कोई चीज विजुअलाइज करके आप देख रहे हो उसको, तो आपका माइंडसेट इजीली आप उस पर कर सकते हो कि मुझे ये लेना है नहीं लेना, मेरा पर्पस क्या है उसके लिए। तो आप आइडेंटिफिकेशन इजीली कर सकते हो उस चीज के लिए। जैसे मेरा बिजनेस है, मुझे अपनी वेबसाइट बनानी है, तो सबसे पहले वेबसाइट में उसी पर्पस के लिए बनाऊंगा ना कि अगर कोई मेरा आ रहा है मेरा वेबसाइट तो एटलीस्ट विजुअलाइज कर सके, हाँ भाई ये काम ये लोग करते हैं। अब मैं हूं, जैसे कि अभी कोई कार लॉन्च हो रही है, कार लॉन्च से पहले आप उसमें वीडियो डाल दो इंटीरियर का एक्सटीरियर का, तो लोगों का माइंडसेट बन जाता है यार इसका इंटीरियर अच्छा है, इसका एक्सटीरियर अच्छा है, तो एटलीस्ट हम उसको टेस्ट ड्राइव तो एटलीस्ट ले सकते हैं उसके लिए। और आज के टाइम पे तो नई नई चीजें ऑलमोस्ट हर एवरी डे आ रही हैं। अब हर चीज में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, इन्फ्लुएंसर्स को इसीलिए तो ब्रांड कहते हैं कि आओ हमारी चीजें यूज करो, और लॉन्च से पहले ही इतना प्रमोट कर दो ताकि लॉन्च होते ही लोग उसे खरीदना शुरू कर दें जी। तो ये विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ब्रांड्स के लिए भी बहुत जरूरी है, और हमारे लिए भी जरूरी है कि हम उस हिसाब से ना बजट बना सकते हैं कि अगर मुझे पता है कि ये चीज लॉन्च हो रही है और ये मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है और ये इतने विद इन माई बजट आ रही है, तो डेफिनेटली मैं उसको बाय करूंगा। तो विजुअलाइजेशन इस पर्पस के लिए बहुत जरूरी है। निखिल सर, जैसे कोई भी ब्रांड है और वो किसी अलग नीश का, मान लीजिए वो एफएमसीजी के प्रोडक्ट बनाता है, तो वो कैसे सिलेक्ट करे कि राइट इन्फ्लुएंसर कौन हो सकता है उसके लिए? नहीं, बिल्कुल सबसे बड़ी बात तो आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर्स आप कुछ भी दे दो वो सेल कर देंगे आपको, भले ही उसको नॉलेज कुछ भी ना हो उसके लिए। लेकिन मैं अगेन वो कहूंगा कि आपको देखना पड़ेगा, जैसे एफएमसीजी के आपके प्रोडक्ट है, तो जो फूड ब्लॉगर्स हैं मैं उनके पास जाऊंगा कि आप इसको आके ट्राई कीजिए, आप आइए हमारे पास, इसको ट्राई कीजिए सबसे पहले। और जो ट्रैवलर ब्लॉगर्स हैं मैं उनको करूंगा कि आप ट्रैवल बहुत करते हैं तो आप आइए हमारे ब्रांड्स को प्रमोट कीजिए इसके लिए। और जो नॉर्मल जो प्रोफेशनल ब्लॉगर है जो डेली बेसिस पे ब्लॉग करते हैं, इसके लिए करते हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा कहूंगा ठीक है आप इसको प्रमोट कर दो, बट मेन फोकस मेरा जिस ब्रांड को लेके, जैसे एफएमसीजी हो गया या फिर जो आपका पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के लेके हो गया, जैसे फिटनेस प्रोडक्ट हो गया, कुछ प्रोडक्ट हो गया, तो मैं उस मार्केट में सबसे पहले जाके उस इन्फ्लुएंसर्स को सर्च करूंगा जो उससे रिलेटेड करता है उसकी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी उसकी ऑडियंस है जी।
मैं अगर कोई चीज लॉन्च कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं उस बंदे के पास जाऊंगा जिसके पास उसकी ऑलरेडी ऑडियंस है। अब FMCG प्रोडक्ट है, फूड ब्लॉगर्स हैं, फूड ब्लॉगर्स ऑलरेडी फूड की एक अपने पास उनका मार्केट तरीके से ऑडियंस है उनके पास। कोई अगर ट्रैवल ब्लॉगर है कोई, तो मैं उसके पास जाऊंगा कि यार मेरा प्रोडक्ट है, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो एज ए ट्रैवलिंग इसको कैसे आप यूज कर सकते हो उस प्रोडक्ट को उस पर्पस के लिए, तो मैं उसके पास ज्यादा जाऊंगा। बाकी उनपे मैं अच्छा इन्वेस्ट करूंगा, जो मेरा थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, जिनके अच्छे इन्फ्लुएंसर जो डेली बेसिस पे अपने पर्सनल ब्लॉग्स बना रहे हैं, 10 मिलियन जो भी अपने ब्लॉग्स बना रहे हैं, फिर मैं उनको धीरे धीरे करूंगा। लेकिन मेन मेरी ऑडियंस तो वहां से आएगी ना, जो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। बाकी धीरे धीरे, क्योंकि यार देखो नॉर्मल बंदे को पता है कि हर कोई जो ब्रांड प्रमोट करता है उसे यूज नहीं करता है, वो 99% लोगों को पता है। लेकिन वो देखते हैं कि यार ये इन्फ्लुएंसर यूज कर रहा है तो मैं भी इसको देख के वीडियो बनाता हूँ, तो हो सकता है मेरी भी इतनी ऑडियंस आ जाए। तो ये माइंडसेट लोगों में रहता है, इसे फोमो इफेक्ट कहते हैं, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, कि यार ये बंदा इन्फ्लुएंसर यूज कर रहा है तो मुझे भी करना है कि मैं पीछे ना रह जाऊं। बहुत सारे टीवी एक्टर माउथ फ्रेशनर का ऐड करते हैं, लेकिन ऑब्वियस है वो खुद यूज नहीं करते। आप देखा होगा आपने, गुटखा का ऐड करते हैं, उसमें कितनी कंट्रोवर्सी होती रहती है। वही तो कह रहा हूँ, फोमो इफेक्ट है ये, कि हाँ भाई कोई ए ग्रेड एक्टर या फिर ए ग्रेड इन्फ्लुएंसर को यूज कर रहा है, तो मैं भी अगर उसको यूज करके कोई बनाऊं तो हो सकता है उसका 10% ऑडियंस मेरे पास आ जाए। तो फोमो इफेक्ट भी बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है कि हाँ भाई कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर कोई चीज यूज कर रहा है उसको, तो मैं उससे मिस आउट ना कर दूं उसके लिए। निखिल सर, अगर किसी ई कॉमर्स कंपनी ने या किसी ब्रांड ने सोशल मीडिया पे ओवर प्रमोशन कर दिया, अपने प्रोडक्ट भर दिया, लगातार कंटेंट ही कंटेंट बना दिया, तो इससे क्या कोई रिस्क है? बहुत बड़ा रिस्क है, मैं तो कहूंगा इसके लिए। कैसे? जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इवन कोई भी प्रोडक्ट है, वो अपने, इवन मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, फेस्टिव सीजन्स होते हैं आपके, ये कम से कम 10-20 प्रोडक्ट जो हैं वो कहते हैं कि हमारे लैपटॉप पे इतनी इन्वेस्टमेंट चल रही है, हमारी वॉचेस पे इतनी इन्वेस्टमेंट चल रही है, हमारी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स पे इतनी प्रोडक्ट चल रही है, फोन्स पे इतनी चल रही है, शूज पे इतनी चल रही है, शर्ट्स पे इतनी चल रही है। इन्होंने मेरे पास 15-20 प्रोडक्ट दे दिए हर वेबसाइट्स के आगे। मेरा जो बजट है वो सिर्फ 5-7-10 हजार का है, ठीक है। मेरा माइंड सेट है कि भाई मेरे पास अभी दिवाली आ रही है, मुझे फोन खरीदना है। इन्होंने 10 प्रोडक्ट मुझे दिखा दिए, मैं गया फोन खरीदने, लेकिन मैं डाइवर्ट हो गया लैपटॉप पे। हाँ भाई लैपटॉप पे भी अच्छी डील मिल रही है, तो मैंने फोन छोड़ के लैपटॉप खरीद लिया। अगर आप ओवर प्रमोशन कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप ही की मार्केट पे इफेक्ट पड़ रहा है ना। ऑब्वियस है कि अगर आपका एक टारगेट है कि मुझे एक महीने में 1 लाख मोबाइल फोन बेचने हैं, लेकिन आप उसके साथ ही लैपटॉप का प्रमोशन कर रहे हो, उसके साथ ही वॉचेस का प्रमोशन कर रहे हो, शर्ट्स का, जो भी आपके ABC ब्रांड्स हैं। मेरा बजट तो यार 99% जो लोग हैं मिडिल क्लास लोग अपने बजट के हिसाब से ई कॉमर्स पे जाते हैं। आप टारगेट सेट करा है कि मुझे 1 लाख मोबाइल फोन बेचने हैं, लेकिन आपने टारगेट रखा है मुझे 50,000 लैपटॉप बेचने हैं, तो मोबाइल वाला बंदा लैपटॉप पे डाइवर्ट हो रहा है, लैपटॉप वाला बंदा वॉचेस पे डाइवर्ट हो रहा है। वो कह रहा है यार मैं ना मोबाइल लेता ना लैपटॉप लेता, मैं वॉच ले लेता हूँ और कुछ जूते ले लेता हूँ और कुछ वो ले लेता हूँ। बट आपकी मोबाइल की मार्केट तो वहीं आपकी वो खत्म हो गई ना, लैपटॉप की मार्केट खत्म हो गई आपकी। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर प्रमोशन करना है तो एक नीश पर करो। मैंने वो एक टारगेट ऑडियंस पे करो ना, जो आपके टारगेट ऑडियंस है। जैसे आपका मोबाइल्स पे ज्यादा आपका है, तो आप मोबाइल्स पे ज्यादा फोकस करो कि हाँ भाई मुझे, जैसे मोबाइल्स हैं, दिवाली का टाइम है, सस्ते हम देंगे ही देंगे उसके ऊपर, 50-50 हजार के मोबाइल आपको 25,000 पे मिल जाएंगे। लैपटॉप आपको लगता है कि आप, मुझे एक टारगेट सेल्स है, मुझे लैपटॉप उससे कम बेचने हैं, तो आप लैपटॉप पे थोड़ा कम इफेक्ट करोगे, आप उस रेंज के लैपटॉप ही नहीं लाओगे, आप हाई रेंज के दिखाओगे कि भाई मेरा टारगेट है 25,000 के मोबाइल रखने और 50,000 का लैपटॉप रखना है। तो आप ऑडियंस के हिसाब से आप फोकस करेंगे। अगर आप ओवर मार्केटिंग कर रहे हैं हर चीज की, तो बंदे की डाइवर्जन बहुत ज्यादा हो जाता है आज के टाइम पे। कि आज के टाइम में 90% प्रोजेक्ट तो लोन पे बंदा लेता ही है, EMI पे लेता है उसके लिए। बिल्कुल सही। अब मैंने 50,000 लोन ले रखा है फोन के लिए, हाँ जी। अब मैं थोड़ी 75,000 और उस पर लोन लूंगा यार उसके लिए, मेरे पास एक मिनिमम अमाउंट है। तो हर ब्रांड्स को ये भी देखना चाहिए कि उसको किस प्रोडक्ट को टारगेट करना है और कितनी ऑडियंस उसको चाहिए। जैसे मेरा 1 महीने का 10 लाख का टारगेट है, 5 लाख का टारगेट है, तो सबसे पहले मैं उसको वो करूंगा ना कि हाँ भाई पहले ये मेरा मार्केट में बिक जाए। ठीक है, मेरा ए प्रोडक्ट बिक गया, ए कैटेगरी जो जिन्होंने हमने टारगेट बनाया था वहां निकल गया। अब मैं बी कैटेगरी पे फोकस करता हूँ लैपटॉप पे, फिर मैं सी कैटेगरी वॉचेस पे फोकस करता हूँ। मंथली वाइज मैं ऐसे करता हूँ कि जनवरी में मैं मोबाइल पे फोकस करूंगा 15 दिन, 15 दिन लैपटॉप पे फोकस करूंगा, ताकि मेरा
ऑडियंस चेंज ना हो। अब मैं हूं, मुझे पास 50,000 रुपए है, आप मुझे 10 चीजें दिखा रहे हो, आप मेरे को कह रहे हो यार मेरे पास लैपटॉप भी है और मेरे पास जो है मोबाइल भी है, मेरे पास वॉचेस भी है, मेरे पास 5-10 प्रोडक्ट हैं, लेकिन मेरे पास तो 50,000 रुपए है ना। आपने मुझे मोबाइल के लिए अप्रोच किया, मोबाइल खरीदो। बिल्कुल, बहुत एकदम मतलब निखिल सर ये कहना चाह रहे हैं कि हर किसी की ना स्पेंडिंग पावर एक लिमिटेड है कि आदमी 1 लाख या 50,000 ही खर्च कर सकता है, लेकिन आप उसे चीजें दिखा दो 10-15 लाख रुपए की, और वो भी अलग अलग कैटेगरी की। आप लैपटॉप भी दिखा दो 50,000 का, 50,000 का फोन भी दिखा दो, 25,000 की वॉच भी दिखा दो, 20,000 का एयरपोर्ट भी दिखा दो, 10,000 के कपड़े भी दिखा दो, तो वो इतना लोन नहीं ले पाएगा। नहीं ले पाएगा, और जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वही मिस हो जाएगी। तो मैं फोन के लिए 11 महीने बैठा हूँ, तो मुझे एक फोन ही लेना है, लेकिन लास्ट मोमेंट यार मुझे लैपटॉप दिखा दिया, तो मैं लैपटॉप पे इन्वेस्ट कर दूंगा। आपकी फोन का तो एक बंदा कस्टमर कम ही हो गया ना। तो वो चीजें ओवर प्रमोशन में ये खराब होती हैं। ओवर प्रमोशन में आपका टारगेट ऑडियंस आप मिस कर देते हो अपनी। कुछ ब्रांड बताओगे जो ये गलतियां करते हैं, जिनको आपने ऑब्जर्व किया हो? सबसे बड़ा ब्रांड तो मैं देखिए एप्पल ब्रांड है सबसे बड़ा। आज उसका जो फोन है, आपका फोन देखिए 70,000 का एवरेज फोन आता है, वहीं उसका लैपटॉप 55-56 का मिल रहा है। उसका मैकबुक आज आपका M1 आप देखेंगे 55-56 का है। अगर मैं क्रिएटर हूं, जैसे मुझे क्रिएट करना है, ठीक है, मैं ये कहूंगा यार मुझे क्रिएशन के लिए मैं पहले एप्पल का लैपटॉप ले लेता हूँ ना। अगर मैं 50,000 का फोन लेने से अच्छा, शो ऑफ करने से अच्छा क्रिएशन पे उस पर पैसा खर्च करता हूँ, तो उसके लिए अब मेरे पास जैसे फोन है, मैं कहता हूँ मेरे पास 3-4 जनरेशन पुराना फोन है एप्पल का, 12 है 13 है, वो चल रहा है। अब मैंने बजट बनाया 30-40 हजार का कि हाँ भाई अब नया फोन मैं लूंगा, लेकिन आपने इतना डिस्काउंट दे दिया, कहता है यार चल फोन तो चल ही रहा है, मैं नया एयरपॉड्स ले लेता हूँ और एप्पल वॉच ले लेता हूँ। तो उसने एक फोन लेने के बजाय 2 कॉम्बिनेशन ले लिया अपने पास एप्पल का इकोसिस्टम बनाने के लिए। वहीं आप सैमसंग पे आ जाइए, सैमसंग का कोई फोन यूज कर रहा है, अभी नया फोल्ड आया, फ्लिप आया, ये सब आया, आपने अट्रैक्ट किया कि हाँ भाई हम आपको हैवी डिस्काउंट देंगे, मैंने बजट बना लिया 1.5 लाख का, ठीक है, मैं जाता हूँ वेबसाइट पे। अब आप ये कह रहे हो नहीं मैं आपको डिस्काउंटेड रेट पे 70,000 का मेरे से लैपटॉप ले लो, आप 30,000 की घड़ी ले लो, आप 20,000 का ये दे लो, मैं आपको कॉम्बिनेशन देता हूँ। अब बंदा सोचेगा यार मेरे पास फोन तो है ही, फोन तो मैं हेलो के लिए यूज ही कर लूंगा, तो बाकी चीजें मेरे पास आ जाएंगी। जहां मैं 1.5 लाख एक फोन पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, वहां मेरे 1 लाख में 5 प्रोडक्ट आ जाएंगे सेम के, तो मैं इकोसिस्टम उसका बना लूंगा। तो यही चीज होती है कि आपने डिस्काउंट तो दिया, बट बंदे का माइंडसेट आपने रीड नहीं करा ना। वेरी ट्रू, कि बंदा वैल्यू फॉर द, हम इंडियंस जो हैं हम वैल्यू फॉर द मनी चाहते हैं। अगर हम 10 रुपए स्पेंड कर रहे हैं, हमें 15 रुपए का वैल्यू मिले उसकी, सिंपल सी बात है। अगर मैं 1 लाख रुपए फोन पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने माइंडसेट कर रखा है 1 लाख का फोन चाहिए, लेकिन लास्ट मूवमेंट पे इतना डिस्काउंट देख के मैं कहता हूँ यार 1 लाख का फोन नहीं लेता, मैं 50,000 का लैपटॉप ले लेता हूँ, 25,000 के एयरपोर्ट्स ले लेता हूँ और 20,000 की घड़ी ले लेता हूँ। तो मुझे 1 लाख का एक प्रोडक्ट नहीं मिला, मुझे 1 लाख के 3 प्रोडक्ट मिल गए। तो मार्केट तो टारगेट आपके ऑडियंस से फोन के, लेकिन वो डाइवर्ट होके वो ऑलरेडी 3 सेल तो हो ही रही है, बट आपकी फोन तो नहीं बिक रहा ना, वो प्रोडक्ट तो वो जिस प्रोडक्ट के लिए आप टारगेट कर रहे हो वो तो नहीं बिक रहा ना, बाकी चीजों पे बंदा डाइवर्जन हो रहा है। तो ओवर इसका यही प्रमोशन का यही होता है कि आप वैल्यू फॉर द मनी आप नहीं दे पाते हो सामने वाले को। निखिल सर, एल्गोरिथम एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और हर कोई आज के टाइम में समझना चाहता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एल्गोरिथम किस तरीके से काम करती है, इनका मैकेनिज्म क्या होता है? देखिए एल्गोरिथम का बेसिकली मैं जो कहूँ, जो मैं लेमैन ऐसा बता पाऊंगा कि आपको कितने लोग रीच कर पा रहे हैं, कि आपको प्रोडक्ट या आपको कितने लोग देख पा रहे हैं, इज एज सिंपल एज दैट। कि और अब आपके ऊपर है कि आप कितनों को दिखा पा रहे हो अपने आप को। मेनली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपको कितना बड़ा, हाँ कितना बड़ा नेटवर्किंग है और कितने लोग आपको सर्च कर पा रहे हैं ऑनलाइन, सबसे बड़ी बात है। और एल्गोरिथम मतलब ऑनलाइन, कितने लोग आपको ऑनलाइन सर्च कर पा रहे हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। जैसे आप एक रील बनाते हो, एग्जाम्पल है आपने रील बनाया या फिर आपने कोई कंटेंट डाला, ठीक है, अब आप कितने लोगों के पास वो कंटेंट ले जा पाते हो। मैंने अगेन वही कहा कि आप सिंगल आपकी ऑडियंस नहीं है कि आप अकेले अपना कंटेंट किसी के 10 लाख लोगों के पास 15, आपको वो लोग चाहिए जिनके पास ऑलरेडी 10 लाख 15 लाख लोग हैं। आपको वो लोग चाहिए जो ऑलरेडी ये आपका काम कर रहे हैं उसके लिए। तो सबसे बड़ा आपको, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट है या फिर कुछ आप कोलैब करना चाहते हैं इन सब चीजों के लिए, तो अपने प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले मार्केट ढूंढिए, इन्फ्लुएंसर्स ढूंढिए सबसे पहले जो उस प्रोडक्ट में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, जिसके पास ऑलरेडी ऑडियंस है,
उनके साथ कोलैब कीजिए, क्योंकि अगर एक किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर 5 मिलियन या 6 मिलियन उसके व्यूज आ रहे हैं, तो अगर आप उसके साथ कोलैब करोगे तो ऑलरेडी आपके पास एक अच्छी मार्केट आपको मिल रही है, एक अच्छी ऑडियंस आ जाएगी, मिल रही है आपको। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आपका प्रोडक्ट एक नई मार्केट में भी जा रहा है, जो हो सकता है कि उनसे इन्वॉल्व ना हो आपका, बट एटलीस्ट आपका प्रोडक्ट नई मार्केट तो मिल रही है ना आपको, नए लोग तो मिल रहे हैं ना आपको। क्योंकि अभी आपने देखा एल्गोरिथम सारे चेंज हो चुके हैं, पिछले 2-3 महीनों में तो सब चेंज हो चुका है। तो अब वो ये जो जितना दिखेगा वो उतना बिकेगा, सीधी सी बात है। रिसेंट अपडेट तो 15 जुलाई को ही आई है। हाँ, तो वही है कुछ कि एआई और विजुअल्स को अपडेट किया है। हाँ, तो आपने देखो सारे ड्रॉप भी बहुत हुए थे, यूजर सब्सक्राइबर सब बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हो गए थे उसके, बहुत सारे अकाउंट तो बैन हो गए, हाँ बैन हो गए हैं। तो वही है कि सबसे पहली बात है कि रियलिस्टिक रहिए जितना है, एआई पे आप डिपेंडेंसी कम करिए थोड़ा, और जितना अपने आप को रियलिस्टिक दिखा सकते हो, जितना ज्यादा आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के पास जाइए आप, जितना इन्फ्लुएंसर्स से कोलैब कर सकते हैं आप, नॉर्मली अपने ब्रांड को जितना ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। मैंने कहा ना, इस लाइक इन्वेस्टमेंट, ये आप जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे आप उतना ही रिटर्न आएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको सही इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से इन्फ्लुएंसर्स के पास जाना है, अपने प्रोडक्ट के से ही लोगों को जाना है, कोई ऐसे के बाद नहीं जाना कि जहां आपने इन्वेस्टमेंट कर दी आपको पता है वहां से रिटर्न आना ही नहीं है। आप वहां जाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए आप अपने प्रोडक्ट को लेके। और जैसे आप कोई मेरे पास आता है, हमारा काम प्रमोशंस का भी है, कंसल्टेंसीज का भी, सबका काम है, उनको यही सब चीजें सिखाते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आप कैसे इसको मार्केट में ले जा सकते हो, किस ऑडियंस के पास आपको ले जाना है, किस इन्फ्लुएंसर से। हमारा जो प्रोडक्ट है हमें पता है कि हमें उसे किस मार्केट में ले जाना है, बट आप जैसे नए हो, आपके पास पैसा है, लेकिन हो सकता है आप गलत जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दो उसको। हम तो पिछले यही 3-4 साल से यही काम कर रहे हैं बेसिकली, तो हमें इसकी थोड़ी बहुत अच्छी नॉलेज भी है, और हमें हमारे इतने अच्छे कॉन्टेक्ट भी, अगर आप हमारे पास आके हमारे थ्रू भी ये सब काम कराते हैं तो इजिली आपको इसमें फायदा होगा ही होगा, और बाकी रिजल्ट तो आते ही आते हैं लॉन्ग टर्म में, तो वो तो प्रॉब्लम ले ही नहीं उसके लिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग के कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स बताओ, क्या चल रहे हैं आजकल? देखिए, इमर्जिंग ट्रेंड्स है आज के टाइम में से विजुअलाइजेशन है, जितना दिखोगे वही है। और मार्केट ट्रेंड्स के लिए सबसे पहले तो आप गूगल पे भी डालेंगे कि अभी ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, तो वही बेसिकली आपको दिखा देता है कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है। और अभी तो जैसे एक न्यूज आई है कि यूट्यूब अपने ट्रेंड्स का खत्म ही कर रहा है। पहले यूट्यूब पे था, ट्रेंड्स डालते थे, अब तो वो दिखा देता था कि ट्रेंडिंग कौन सा वीडियो चल रहा है, क्या चल रहा है, खत्म हो गया वो। अब वो खत्म कर रहा है, हाइप लेकर आए हैं। हाँ, हाइप लेके आए हैं कि कौन कितना हाइप किसका वीडियो रहता है। इवन इधर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे यही है कि वो बहुत सारे ऐसी चीजें बंद कर रहा है जो कि पहले लोग इसका मिसयूज बहुत करते थे। बहुत ज्यादा पैसे दे के ही अपने फॉलोअर्स खरीद रहे हैं, पैसे दे के ही अपनी रील्स को सब प्रमोट करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। तो अब ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब आप रियलिस्टिक हो, जो सही बंदा है उसको सही चीज मिलनी चाहिए ना। अगर आपको अच्छा पैसा चाहिए तो आप अच्छी मेहनत भी तो उतनी करो ना फिर उसके लिए। सही बात है। तो अगर गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हो और लोग आपको गलत डायरेक्शन में फॉलो कर रहे हैं, तो फिर एंड ऑफ द डे तो ये तो होना ही था इसके लिए। तो वही है कि अगर आपको ट्रेंड्स चाहिए तो आप सबसे पहले बी रियलिस्टिक रहो, लोगों को फॉलो मत करो, अपना बनाओ। अगर आपका अच्छा कंटेंट है तो इजीली फॉलो अप होगा उसके लिए। प्रमोट कीजिए, लेकिन गलत ढंग से प्रमोट मत कीजिए। बहुत सारे लोग फेक व्यूज ले आते हैं, बॉट व्यूज ले आते हैं और दिखाते हैं कि देखो जी मेरे इतने मिलियन फॉलोअर हैं, इतने व्यूज आ जाते हैं, लेकिन वो कंप्लीट फेक होता है। मैंने वही तो कहा, हर चीज की पैसे से आप हर चीज खरीद सकते हैं। इवन एक तो अभी आया भी था शायद बादशाह का, पता नहीं किसी का, उससे इवन क्वेश्चन ही पूछा गया था कि आपने व्यूज खरीदे हैं, तो उसने इजीली कहा था हाँ मैंने खरीदे हैं ये व्यूज उसके लिए। तो जब बिकते हैं तभी तो खरीदे हैं ना उसने। व्यू फार्मिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। हाँ, तो जब मार्केट में मिल रहे हैं तो 1000 लोगों को नॉलेज नहीं है, बट जिन लोगों को नॉलेज है वो तो कर ही रहे हैं ना ये सब चीजें। जिसको नॉलेज है वो देख के बता देगा कि इसके फॉलोअर खरीदे हुए हैं, इसके व्यूज खरीदे। यार देखो, सबसे बड़ी बात है आपकी ऑडियंस से ही आपको पता चल जाता है कि अगर आपकी अच्छी ऑडियंस है तो जो आपको ब्रांड्स देगा, जो सब कुछ देगा, या वो सब कुछ चेक करके तो आप पे इन्वेस्ट करेगा ना। बहुत सारे ऐसे टूल हैं, 1 सेकंड में बता देते हैं कि इतने व्यूज खरीदे हुए, इतने ओरिजिनल। हाँ, वही बात है कि आज के टाइम में यार देखो, हम लेमैन है, लेकिन जिस बंदे की ये कंपनी है, यूट्यूब कंपनी है, जिस बंदे का मेटा है, उसको ये सब नहीं पता होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सही बात है यार, जो बंदा पैसे दे रहा है आपको, वो भी तो सब चीजें देखेगा ना, ये सब चीजें उसके लिए। सोशल मीडिया मैट्रिक्स को रेगुलरली एनालाइज करना इंपॉर्टेंट क्यों है?
देखिए सोशल मीडिया ट्रेंड्स डेली बेसिस पे जैसे मैंने आपको बताया चेंज होता रहता है। अभी यूट्यूब पे इतना बड़ा आपने देखा अपडेट आई है, इंस्टाग्राम पे और मेटा पे इतनी बड़ी अपडेट्स आई हैं, एआई इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है इसके लिए। तो जो आज से हो सकता है 3 महीने पहले ट्रेंड था वो आज नहीं चल रहा है, वो चेंज हो चुका है। तो जो मैं हूं या आप हो लेमैन हो, तो वो लोग तो वही सर्च करेंगे और नया ट्रेंड होगा। मैं थोड़ी 3 महीने पुराना ट्रेंड देखूंगा, मुझे याद भी नहीं होगा क्या चल रहा था 3 महीने में पुराना। लेकिन 3 महीने आप छोड़ दो, मुझे ये भी नहीं पता कोई 1 हफ्ते पहले क्या ट्रेंड चल रहा था। तो ट्रेंडिंग इसलिए जरूरी है, अगर आपको रेगुलर बिजनेस में बने रहना है तो आपको ट्रेंड्स फॉलो करते रहना होगा, ताकि आपकी गुडविल बनी रहे, आपके लॉयल कस्टमर्स आपको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते रहे और आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका विजुअलाइज होता रहे लोगों के सामने कि हाँ भाई ये भी मार्केट में है, उनकी अच्छी मार्केट है। ताकि गुडविल होती है कि हाँ भाई ये बंदा, अगर आप किसी सामान भी खरीद रहे हैं तो सबसे पहले तो उसकी ये देखेंगे ना कितने टाइम से, उसकी लॉन्गेविटी भी देखेंगे कितने टाइम से वो वहां पे मार्केट में है, उसकी ऑडियंस कितनी है, हम उस पर ट्रस्ट करें तो किस बेस पे ट्रस्ट करें। तो पैसा चलो एक बार आपने लगा दिया, आपका नहीं रिजल्ट अच्छा आया तो सेकंड टाइम तो उसके जाओगे ही नहीं। सही बात है, मार्केट उसकी खत्म हो गई। बिल्कुल 100 लोग चले गए, मैं कहता हूँ गलत चीज देख के, बट एक टाइम के बाद 100 लोग उसको, 1000 लोग उसको नेगेटिव ही तो देंगे ना उसको। तो आप वन टाइम सर्वाइव कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आपको एज पर मार्केट से साथ ही फ्लो करना होगा आपको। निखिल सर, आज के टाइम में आपने देखा होगा क्रिंज कंटेंट बहुत बन रहा है, तो बिजनेसेस को क्या फॉलो करना चाहिए, इंटेलेक्चुअल कंटेंट ज्यादा या क्रिंज कंटेंट? देखिए क्रिंज कंटेंट पे सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं। इंटेलेक्चुअल कंटेंट जो है लोग, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सबसे बड़ा कि आज के टाइम पे अगर मैं कहूँ आपको इंटेलेक्चुअल कंटेंट 30 मिनट का है, आप नहीं देखोगे, लेकिन मैं आपसे कहूँ 1 मिनट की 30 रील देख लो, आप देख लोगे। वेरी ट्रू। टाइम दोनों में सेम लगा। 30 मिनट 30 मिनट, 1 मिनट के क्रिंज कंटेंट है, 30 मिनट की एक रील है जो आपको इतना इंटेलेक्चुअल बना देगी। शायद आपके ही सब्जेक्ट जिसमें आप स्पेशलाइजेशन चाहिए वही इसमें आपको ऐड कर दे कुछ आपके लिए, बट हम उतने पेशेंस नहीं रहे हैं अब। प्रॉब्लम ये आ गई है। क्रिंज का मतलब ये है कि एक नॉर्मल बंदा कर रहा है, उसको 1000, 15,000, 25,000 व्यूज मिल रहे हैं, तो हो सकता है मैं भी अगर वही करूं तो हो सकता है मुझे 1000, 2000 व्यूज मिल जाए, 3000 व्यूज मिल जाए। लेकिन भाई इंटेलेक्चुअल की बात होती है, आपको स्टडी करनी पड़ती है उसके लिए, प्रॉपर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। अब मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा हूँ, अब कोई साइंस के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो मैं उस पर इन्वेस्ट मैं क्यों देखूंगा वो? सही बात है। सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि हमें इंटरेस्ट किस चीज में। आज के टाइम पे अगर सोशल मीडिया देखेंगे आप रील स्क्रॉल करते रहते हैं। मैं आपसे 10 मिनट बाद पूछूंगा आपने पहली रील कौन सी देखी थी, एक भी याद नहीं होगी, आप बता ही नहीं पाएंगे। आपका मेंटल ब्लॉकेज इतना हो चुका है आपका कि आपको पता ही नहीं चल क्या रहा है इसके अंदर। तो वही कहा ना, एक हम इतने इम्पेशेंस है कि हम 1 मिनट की 30 रील देख सकते हैं, बट 30 मिनट का एक इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। अगर कोई हमारा बिजनेसमैन या कोई हमारा व्यूअर्स आपको रीच आउट करता है अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए या किस तरीके से सोशल मीडिया को ग्रो करना है, तो आप किस तरीके से हेल्प आउट करेंगे? बिल्कुल, पहली बात तो एज ए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमें सबसे पहले तो पूरी मार्केट देखनी पड़ती है, क्योंकि हमें एक एक प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम अपना बिजनेस करते हैं। आज के टाइम में हमारे सारे छोटे मैन्युफैक्चरर्स भी जुड़े हुए हैं, बड़ी शिपिंग फर्म्स भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और नॉर्मल मिडिल क्लास लोग भी जुड़े हुए हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। तो हमें ऑल ओवर द मतलब इंडिया प्लस वर्ल्ड की नॉलेज है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम ऑलमोस्ट हर टाइप के, हर नीच पीपल से मिलते हैं और हर कैटेगरी के लोगों से मिलते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है। तो इस वजह से मैं आपके पास, कोई मेरे पास आता है तो सबसे पहले मैं उसको गाइड ये कर सकता हूँ कि आपको कैसे टारगेट करना है लोगों को, किस प्लेटफॉर्म पे टारगेट करना है, किस ई कॉमर्स पे आपको टारगेट करना है, इंस्टाग्राम पे टारगेट करना है आपको, यूट्यूब पे टारगेट करना है आपको, आपका रेगुलर कंटेंट है, वन कंटेंट है आपका सिर्फ वन टाइम ही कंटेंट है आपका किस तरीके से आपको किसी इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करना है तो कैसे अप्रोच करना है, कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, आपका बजट कितना बनाना है। मैं आपका प्रोडक्ट से लेके, बजट से लेके, इन्फ्लुएंसर से लेके सब तक ये हमारी पूरी टीम करती है इसके लिए। इवन अगर आप का प्रोडक्ट है, अगर आपकी वेबसाइट्स भी है तो हम उसको भी प्रमोट करवा देते हैं उसके लिए। तो वो डिफरेंट डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है और हमें उसको कैसे प्रमोशंस करवानी है उसके लिए, इन्फ्लुएंसर से कैसे प्रमोट कराना है, किस प्रोफाइल में आपको प्रमोट कराना है, किस इंस्टाग्राम पे प्रमोट कराना है, किस यूट्यूब पे आपको प्रमोट कराना है, कितना पैसा आपको एसईओ में लगवाना है, कितना पैसा आपको एडवर्ड्स में लगवाना है, तो वो सब हम गाइड करते हैं। सब कुछ आप करते हैं? हाँ, उसके लिए करवाते हैं। तो कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई भी एमएसएमई कंपनी या कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हाउस
अगर अपने सोशल मीडिया को ग्रो कराना चाहता है, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो सोशल मीडिया हैंडल हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, तो एक्जिम ग्लोबल ट्रेडर आपके साथ है। आपको स्क्रीन पर निखिल सर का नंबर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सोशल मीडिया की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत भी कर रहे हैं और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मेरे तो 50 फॉलोअर हैं, 100 फॉलोअर है, मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से ग्रो करूंगा, मुझे कोलैबोरेशन कहाँ से मिलेंगे, इन्फ्लुएंसर कहाँ से आएंगे, तो आपने अभी देखा निखिल सर आपके सामने बैठे हुए हैं और वो आपको एक एक चीज बिल्कुल स्क्रैच से समझाएंगे कि आपको पहले ये स्टेप लेना है, फिर ये स्टेप लेना है, फिर ये स्टेप लेना है, इस टाइप से ऑडियंस को टारगेट करना है, इस टाइप से इन्फ्लुएंसर ढूंढने हैं, फिर उनसे कोलैबोरेशन कैसे होगा, बार्टर कैसे होगा, उनके चार्जेस क्या होने चाहिए, किस इन्फ्लुएंसर की रीच कितनी है, ये सब कुछ आपको एक्जिम ग्लोबल ट्रेडर प्लेटर पर लाकर दे रहा है। तो प्लीज आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट में, इस वीडियो में आपको लगा हो कि कोई भी चीज हमने आपको गलत बताई है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन दी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच निखिल सर, थैंक यू। आप आए, आपने आज सोशल मीडिया के बारे में लोगों को बताया। आई होप लोग कनेक्ट करेंगे आपसे और बहुत कुछ सीखा होगा लोगों ने। बहुत बेसिक बेसिक चीजें अभी हमने कवर करी है, इसके अंदर इन डेप्थ एनालिटिक्स को किस तरीके से स्टडी करना होता है और स्टैट्स को कैसे समझना होता है, वो बहुत कुछ है, वो आपको निखिल सर आगे समझाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू।